हिंदुस्तान अखबार सोमवार 22 जून 2026। आलोक जोशी का लेख है, जंग थमने से मध्य वर्ग की जगी उम्मीदें। बचपन से सुनते आ रहे हैं, लंका में सोना हमारे किस काम का। अब लगता है कि इतने नज़दीकी पड़ोसी के साथ ऐसी बेरुखी ठीक नहीं। यह हो सकता है कि तब की परिस्थितियों में उत्तर भारत से लंका जाने या उससे कोई रिश्ता रखने की कल्पना ना की जाती हो, इसलिए ऐसी कहावत ने जन्म लिया। आज का हाल देखें तो दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो, हम पर उसका कुछ न कुछ अच्छा या बुरा असर होता है। कभी सीधे तो कभी घुमा फिरा कर। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद क्या क्या बुरा असर हुआ, इस पर तो पूरा महाभारत ग्रंथ लिखा जा चुका है। अब वक्त है कि यह हिसाब लगाने का कि दोनों के बीच संघर्ष विराम, युद्ध विराम और अब शांति की सहमति से भारत, खासकर इसके आम आदमी या मध्य वर्ग को कितनी राहत की सांस लेनी चाहिए। हालांकि इजराइल की हरकतों ने कुछ व्यवधान पैदा हो गया, मगर शांति समझौते करने को लेकर अमेरिका और ईरानी राजी दिख रहे हैं। सवाल है कि इस समझौते में हमें क्या, क्यों, कैसे और कब तक कुछ मिलने की उम्मीद है। इतना तो तय है कि दुनिया भर के बाजार इस समझौते के बाद चैन की सांस ले रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दिख रही है। $100 प्रति बैरल की ऊपर झूलता तेल अब $75 से $85 प्रति बैरल तक आ चुका है। उम्मीद है हॉर्मुज़ मार्ग पूरा खुलने और ईरान का तेल खुले बाजार में आने के साथ इसमें और गिरावट दिखाई पड़ेगी। अब ओपेक व रूस में भी सक्रिय होंगे और एक हद के नीचे शायद इसे ना गिरने दें। लंका में सोने वाली कहावत की नज़र से देखें तो यह भी दूर दराज की कोई खबर लग सकती है, लेकिन भारतीय मध्यम वर्ग की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ना तय है। भले ही यह तत्काल प्रत्यक्ष नजर न आए, इस युद्ध के रुकने के और पश्चिम एशिया में शांति कायम होने का सीधा संबंध पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हवाई किराए, महंगाई, ब्याज दर, शेयर बाजार और हमारी जेब से है। अगर यह शांति अब स्थायी हो रही तो भारतीय मध्य वर्ग को आने वाले 1-1.5 साल में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। फ़ायदा ना भी कहें तो जो नुकसान हो चुका है उससे उबरने की उम्मीद और आगे नुकसान ना होने का भरोसा तो मिलेगा ही। जिस कच्चे तेल के दामों में भारत को सबसे ज़्यादा परेशान किया, अब वही उस दर्द की दवा भी बनने वाला है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इसे आसानी से समझना हो तो इतना काफ़ी है कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में मात्र $1 की बढ़त से भारत का आयात बिल 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए बढ़ जाता है। भारतीय मध्य वर्ग के लिए सबसे सीधा और पहला फ़ायदा तो पेट्रोल, डीजल व गैस की बड़ी कीमतों से आज़ादी के रूप में ही सामने आएगा। जो दाम बढ़े हैं उनके कम होने से महीने में 150 लीटर पेट्रोल खर्च करने वाले किसी परिवार के लिए इसके दाम में 10 रुपये की कमी का सीधा मतलब होगा। महीने में 12 से 1500 या साल में 15 से 18 हज़ार रुपये तक की बचत। अब यह कब और कितना होगा, इसका फैसला बाजार और भारत सरकार के बीच ही होगा। दूसरा बड़ा असर महंगाई पर दिखेगा। हर चीज़ के दाम में एक बड़ा हिस्सा होता है इसकी ढुलाई पर होने वाला खर्च। खासकर डीजल का दाम बढ़ने से हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि माल ढुलाई बढ़ती है। इसमें फल, सब्जियां, दूध, अनाज जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर सीमेंट, लोहा, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या घरेलू इस्तेमाल की करीब सभी चीज़ें शामिल हैं। ऐसा ही असर हवाई किराए में भी दिख सकता है। हालांकि ऐसा तुरंत होने की आशंका कम है, पर कुछ समय में राहत की उम्मीद करनी ही चाहिए। कच्चे तेल की कीमतें कम होने से अर्थव्यवस्था पर और रिजर्व बैंक पर विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए या बचाए रखने का दबाव भी कम होगा। कच्चे तेल खरीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत कम होगी, तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा और जब रुपया मजबूत होगा तो विदेश में आने वाली सभी चीज़ें सस्ती होने लगेंगी।
हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन यह दबाव घटने के साथ ही महंगाई बढ़ने का डर भी कम होने लगेगा। यानी यह दबाव यानी यह दबाव कम होने के साथ अब ब्याज घटने की उम्मीद बढ़ जानी चाहिए। इसका असर सीधे घर का कर्ज की EMI पर दिखेगा। शेयर बाजार में भी युद्ध खत्म होने का जश्न चल रहा है और अभी और चलने के आसार हैं, क्योंकि दुनिया भर के निवेशक को लग रहा है कि न सिर्फ जंग के बादल छटे हैं, बल्कि एक गंभीर ऊर्जा संकट और महंगाई बम फूटने का खतरा भी टल गया है। भारत की कंपनियों के मुनाफे पर भी दबाव कम होगा और कमाई बढ़ने की आशा प्रबल होगी। इसका सीधा फायदा बाजार व म्यूचुअल फंडों में पैसे लगाने वाले लोगों को होने की उम्मीद है। यह एक बात और ध्यान देने की है कि पश्चिम एशिया के ज़्यादातर देशों में भारत से काफ़ी निर्यात होता है। वह बाजार फिर पूरी तरह खुल रहा है। ईरान से भी अब खुला लेन देन होगा। अमेरिकी बैंकों में ईरान की जो मोटी रकम फ्रीज थी वह भी खुल रही है। इसके अलावा ईरान की मदद के लिए अमेरिका 30,000 करोड़ डॉलर का एक फंड बनाने वाला है। इस रकम का इस्तेमाल भी ईरान काफ़ी कुछ विकास कार्यों में करेगा। तब वहाँ भी भारतीय कंपनियों को नया कारोबार मिलने की संभावना सामने है। हालांकि अब यह मान लेना जल्दबाजी ही है कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तय करने की में काफ़ी खींचातानी चलती है, इसलिए वहाँ भी एक हद से ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तेल के दामों की कमी का असर कितना और कितनी जल्दी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में दिखता है। यह फैसला सरकार की नीतियों और सरकारी तेल कंपनियों की रफ्तार पर निर्भर है। अगला है वार्ता पर निगाहें। अमेरिकी ईरान युद्ध की समाप्ति के लिए रविवार को स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बातचीत पर स्वाभाविक रूप ही पूरी दुनिया की निगाह लगी है, क्योंकि इस जंग में तमाम मुल्कों की माली हालत पर बुरा असर डाला है। ऐसे में वार्ता शुरू होने से ठीक पहले इजरायली द्वारा लेबनान पर किए गए हमलों को निहायत गैर जिम्मेदार रवैया माना गया, क्योंकि यह हमले अमेरिका ईरान के बीच बनी सहमति के बिल्कुल खिलाफ थे। उसमें साफ साफ दर्ज है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और हमेशा के लिए रोका जाएगा। जाहिर है तेहरान की तरफ से इस पर त्वरित प्रतिक्रिया आई और एक बार फिर उसने हॉर्मुज़ जलमार्ग को बाधित करने का दावा किया। इजरायल ने यह कार्रवाई बातचीत में अड़चन डालने के इरादे से की थी। ऐसे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का भड़कना लाजमी था। उन्होंने इजरायली निज़ाम को लगभग चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। वेंस ने इजरायल को यह तक याद दिला दिया कि पिछले 3 महीने से जिन हथियारों के बूते वह अपनी ज़मीन पर की हिफाजत कर रहा उनमें से 2/3 हथियार अमेरिकियों ने बनाए हैं। इजरायल की कुछ चिंताएं अपनी जगह वाजिब हो सकती हैं और समझौता वार्ता की प्रक्रिया उससे बाहर रखे जाने से देश के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू की जो किरकिरी हो रही है, इससे उपजी उनकी बेचैनी भी समझी जा सकती है। मगर अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयानों से साफ पता चलता है कि वाशिंगटन की लगातार नेतन्याहू से इस समझौते को लेकर बातचीत होती रही है। इसके बाद भी इजरायल इस बात को नाकाम करने की मंशा से हमला कर रहा है तो खुद को दुनिया में और अलग थलग कर रहा है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं इसे कि इस पूरे खित्ते में उसकी मजबूत स्थिति का बहुत बड़ा आधार अमेरिका और यूरोपीय देश रहे हैं। मगर अपने अड़ियल रवैये के कारण उसने यूरोप को लगभग अपना विरोधी बना डाला। इसलिए बेहतर होगा कि वह पिछले दरबार से अपने हितों को सौदाबाजी करे और यह काम उसके लिए अमेरिका के सिवा कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। गौरतलब है कि लेबनान से ताज़ा झड़प में उसके भी करीब आधा दर्जन सैनिक मारे गए हैं। यह सुखद है कि आंशिक तनाव के बाद अमेरिका और ईरान ने स्विट्जरलैंड से बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका प्रतिनिधिमंडल की नुमाइंदगी जहां उप राष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं, तो वहीं ईरानी टीम का प्रतिनिधित्व उसकी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ कर रहे हैं।
जाहिर है यह समझौता एक दिन की बातचीत में अंतिम रूप लेने वाला नहीं, क्योंकि ईरान हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को लोकप्रियता का ग्राफ जिस तेज़ी से अपने देश के भीतर गिरा है, वह तेहरान से कुछ तो ऐसा ज़रूर हासिल करना चाहेंगे जिसे अमेरिकियों को बेच सके और अपनी छवि सुधार सके। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इजराइल को संतुष्ट करना और ईरान को पाबंद बनाना है। तेहरान को भी दशकों बाद एक बेहतरीन मौका मिला है दुनिया की मुख्य धारा में शामिल होने का। उसे यह मौका अब झूठी अना में गंवाना नहीं चाहिए। हॉर्मुज़ को बार बार बाधित करके वह अपने लिए अपयश और नाराज़गी ही जुटाएंगे। अगला लेख है पंजाब का कल्याण। दलबंदी, सांप्रदायिकता, व्यक्तिगत स्वार्थों तथा महत्वाकांक्षाओं के संघर्ष ने अंततः पंजाब को नीचा दिखाई दिया। राष्ट्रपति को उसकी मंत्रिमंडल व्यवस्था भंग करके संपूर्ण शासन अपने हाथों में लेना पड़ा। जिस पंजाब के जलियांवाला बाग में स्वतंत्रता का पहला प्रभावशाली नारा लगाया गया था और जिसके रावी तट पर पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा की गई थी, उसका ही सबसे पहले स्वशासन के आयोग ठहराया जाना एक ऐसा सत्य है जो किसी भी सच्चे भक्त को व्यथित किए बिना नहीं रह सकता। जो किसी पंजाब के नेताओं, विशेष वर्तमान कांग्रेस जनों ने गत 1.5-2 वर्षों में जो कुछ किया, उसका कलंक कभी नहीं मिट सकता। किंतु प्रायश्चित का अवसर अब भी हाथ से गया नहीं है। क्या देश और कांग्रेस संगठन के कल्याण के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मशोधन के इस अवसर का लाभ उठाया जाएगा? डॉक्टर भार्गव ने वेदनापूर्ण प्रार्थना की कि राज्यपाल का शासन स्थापित न किया जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि यदि संसदीय मंडल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर दे तो इन्हें कोई आपत्ति न होगी। संविधान ने उनकी पहली प्रार्थना आंशिक रूप से पूर्ण कर दी है। शासन कार्य राज्यपाल के हाथों में नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों में गया और उसका उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रिमंडल तथा संसद पर होगा। डॉक्टर भार्गव तथा उनके साथियों को इससे संतोष मानकर भविष्य के लिए शुद्ध, पवित्र तथा प्रेमपूर्ण वातावरण निर्माण करने के कार्य में लग जाना चाहिए। तो अंततः पंजाब की सेवा के अधिकारी वही होंगे जैसे सालोमन के समक्ष एक बच्चे के लिए लड़ने वाली 2 स्त्रियां में बच्चे की माता वही मानी गई थी जिसने उसके काट कर बांटे जाने के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। किंतु इस ईर्ष्याजनक सम्मान के लिए अब उन्हें कठोर परीक्षा देनी होगी। राष्ट्रपति का शासन अभी केवल 2 मास के लिए है। इस अवधि में वह पंजाब की बिखरी हुई शक्तियों को संवेद करके उनकी एक अखंड एवं पावन माला गूंथ सकते हैं, जिसमें सुमेरु का स्थान उनका होगा। पंजाब का जो व्यक्ति इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही उसकी सेवा का सच्चा अधिकारी माना जाएगा। जनता को कुछ दिनों तक धोखे में रखा जा सकता है, सदैव नहीं। रोहित कौशिक का लेख है, कब साकार होगा तंबाकू मुक्त पीढ़ी का सपना। देश में तंबाकू खाने से लोग न केवल गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं बल्कि उसकी लत भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी कमज़ोर कर रही है। हाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च ऑफ मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के शोधकर्ताओं ने भारत में तंबाकू सेवन के आर्थिक असर पर एक अध्ययन किया है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित इस शोध के अनुसार भारत में तंबाकू सेवन करने वाले 80% लोग निम्न मध्यम आय वाले हैं। हमारे देश में 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। सबसे गरीब परिवार तंबाकू पर अपनी मासिक आय का 6.4% हिस्सा खर्च कर देते हैं। जाहिर है गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ता है और उनके घर का बजट बिगड़ जाता है। गांव में रहने वाले लोगों का तंबाकू खर्च 7% है। अध्ययन के मुताबिक अगर ये लोग तंबाकू खाना छोड़ दें तो देश के करीब 10.6% परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। और भारतीय परिवारों में तंबाकू खाने की लत ना हो तो इससे बचने वाले धन से देश के 2 करोड़ परिवारों की आर्थिक हालत सुधर जाएगी।
तंबाकू के हर एक पैकेट पर यह चेतावनी लिखी होती है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अक्सर सरकार द्वारा सिनेमा हॉल में विज्ञापनों के माध्यम से ये बताया जाता है कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है, इसलिए इसका सेवन सही नहीं है। इसके बावजूद लोग धड़ल्ले से तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन मध्यम व निम्न आय वर्ग वाले लोग अभी भी इस स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं। रोजी रोटी के चक्कर में उन्हें ना तो अपने स्वास्थ्य के संबंध में सोचने की फुर्सत है और ना ही वे अपने शरीर के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। आखिर तंबाकू खाने की लत कैसे लगती है? निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले लोग अपने संघर्षों में इस कदर उलझते रहते हैं कि उन्हें तत्कालिक तौर पर शरीर की समस्या समझ में नहीं आती। कुछ तो सोहबत के कारण और ज़्यादातर उससे जुड़ी जानकारियों के प्रति उदासीनता की वजह से इन तबकों के लोग इसी गिरफ्त में आ जाते हैं। भारत में हर साल तंबाकू के कारण होने वाले गंभीर बीमारियों से लगभग 13 लाख लोग मौत की मुंह में समा रहे हैं। तंबाकू के कारण मुंह का कैंसर बढ़ता जा रहा है। तंबाकू खाने वालों को मुंह, जीभ, होंठ और गले के कैंसर की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। यही नहीं, इसका सेवन फेफड़ों और हृदय पर भी घातक असर डालता है। कुल मिलाकर यह समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू मानव शरीर के प्रायः प्रत्येक अंग को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। इसके सेवन से जब शरीर खोखला हो जाता है, तब इसका प्रभाव मानसिक और आर्थिक रूप से पूरे परिवार पर पड़ता है। अंततः यह स्थिति पारिवारिक कलह का कारण बनती है। विडंबना यह है कि भारत दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। सरकार इस मुद्दे पर महज स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है, जबकि यह समस्या उससे एक सुविचारित हस्तक्षेप की मांग करती है। विदेशों में इस समस्या को अब बहुत गंभीरतापूर्वक लिया जा रहा है। ब्रिटेन में तंबाकू और वेपिंग को लेकर एक नया कानून पारित किया गया, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को धूम्रपान से दूर रखना है। इस नए कानून के अनुसार 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है कि ऐसी पीढ़ी तैयार की जाए जो पूरी तरह स्मोक फ्री हो। अब समय आ गया है कि हमारे देश में भी तंबाकू और धूम्रपान पर सरकार सख्त कायदे कानून लागू करे, ताकि निम्न और मध्यम वर्ग के साथ नई पीढ़ी को भी शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सके। अमृत साधना का लेकर टालने की बुरी आदत। हम सब अपनी ज़िंदगी में कितनी ही बातें स्थगित करते रहते हैं। हम बदलाव लाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। फिर कभी हमारी टू डू लिस्ट लंबी होती जाती है। यह एक बहुत चालाक तरीका है बचने का। कोई कहता है कि मैं अभी थोड़ा आक्रामक हूँ, लेकिन अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। धीरे धीरे अहिंसक बन जाऊँगा। कल से हिंसा करना बिल्कुल छोड़ दूँगा, या परसों से इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में। वह इसे टालता रहता है और हिंसक ही बना रहता है। इस तरह वह अपने भीतर की हिंसकता को देखने से बचता है। अहिंसक बनने की उम्मीद उसकी वर्तमान पीड़ा को कम कर देती है, और यह टालना एक दिलासा बन जाता है कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। इससे बचने के लिए ओशो ने एक कारगर सुझाव दिया है। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मन के स्वभाव को जानते हुए यही उपाय सफल होगा। उपाय स्वयं को साक्षात। यह बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी खुद को बुरा नहीं मानता। अगर आपके अंदर चुराने का भाव और आदत है, तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करें। चोरी न करने के बारे में जितने भी धर्म ग्रंथ मौजूद हैं, उन सबको भूल जाएं। अपने घर की दीवारों पर लिख दें कि चोरी ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने दिल से यह जान लें कि चोरी करना ही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, और जो चोरी नहीं करता वह गलती कर रहा है। अगर आप चोरी के बारे में इस तरह से सोचते हैं और आपका व्यवहार भी चोरी जैसा ही है, तो आप खुद के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कोई भी अपने अंदर छिपे चोर के साथ नहीं रहता। आपकी पूरी शख्सियत, आपका समूचा व्यवहार, आपके विचार, आपकी पूरी पहचान एक चोर जैसी ही हो जाएगी। आपके अस्तित्व के लिए उस चोर के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। आप उसे तुरंत छोड़ना चाहेंगे। आपकी यह तरकीब कि मैं कल से सब ठीक कर लूँगा,
कम से कम मेरे विचार तो अच्छे हैं, मेरे व्यवहार बुरा है लेकिन वह तो दूसरों की वजह से बुरा है। इस तरह की सोच से बुराई का सहारा भी मिल जाता है। कल के लिए हम इसे टालते हैं क्योंकि हमारे मन में कहीं झिझक है, डर है कि गलत निर्णय ले लिया तब क्या होगा। जिम्मेदारी से सभी डरते हैं। क्या आपको आज से ज़्यादा भरोसा कल पर है? आज से ज़्यादा आने वाला कल महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी अच्छी बातें तो कल होंगी। फिर आज का दिन तो खाली गया। यह नियम के विपरीत है। जीना है तो आज और अभी में ही जी सकते हैं। कल सिर्फ सपनों में जिया जा सकता है, हकीकत में नहीं, क्योंकि कल जब भी आता है तो वह आज बन कर के ही आता है। आज के सारे लेख कंप्लीट हो गए।